Hello guys, you can switch on your videos. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. So, very good afternoon to all of you. Very good afternoon to Karti, Hello, sir. Mahavir, Saurabh, and Shivansh. And very good afternoon to all the viewers watching this stream. सो गाइस, आज की जो स्ट्रीम है, पहले तो मैं वेलकम कर दूं सबका, जो भी बच्चे आज देख रहा है एग्जाम, उन सभी का एंड वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। एंड आज का जो ये सेशन है, ये बेसिकली इस बारे में है कि बार का जो रिटन एग्जाम आज हुआ था, वो रिटन एग्जाम कैसा हुआ था और किस तरह का डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चंस का, क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है, कितने क्वेश्चंस आसानी से आज अटेम्प्ट किए जा सकते थे, कितने क्वेश्चंस मुश्किल आए थे, कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ पैटर्न या आउट ऑफ सिलेबस आए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एक थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट के माइंड में चलते रहते हैं, उन सबका आंसर आज हम जानेंगे। मैं नहीं दूंगा किसी चीज का आंसर, ठीक है, आज हम जानेंगे उन्हीं बच्चों से जो बार का एग्जाम आज देकर आए हैं, ठीक है। तो वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इनटू दिस स्ट्रीम। और सबसे पहले मैं ओवरऑल ये जानना चाहूंगा कि आप सबके हिसाब से एक एक करके मुझे बताना कि ओवरऑल जो पेपर था उसे किस लेवल पे रखोगे, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, किस लेवल पे आप इस एग्जाम को आज को रखोगे? कार्तिक। सर, इजी पेपर था काफी। 30-40% क्वेश्चंस ऐसे थे जो विदाउट लिफ्टिंग द पेन हो जाते थे, स्पेशली सीटी के और एमओ के। और जो कैलकुलेशन वाले थे उसमें से ज्यादातर जो 80% थे वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड या शॉर्टकट बेस्ड कैलकुलेशंस थे। हार्डली 3 या 4 सम ही ऐसे थे जिसमें कुछ कैलकुलेशन लगा हो अच्छा खासा। ओके। तो मतलब 5 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा पर क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके महावीर, अकॉर्डिंग टू यू कैसा पेपर था आज का? सर, मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट में इजी रखूंगा। ओके। जो मतलब कि सब्जेक्ट आपने किए हैं मतलब कि, तो वो तो आपको आएंगी। अगर नहीं किए तो उसको थोड़ा प्रीवियस उसका नॉलेज भी है ऊपर खासा, तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। इतना डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। ठीक है। इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में इजी टू मॉडरेट लेवल। ठीक है। शिवांश, अकॉर्डिंग टू यू? यस सर, मेरा भी सेम ही है। क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट ही थे। मतलब अगर आप 80% क्वेश्चंस की बात करोगे तो इजी क्वेश्चंस थे। एंड बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे या तो वो आपको देख के आते हैं या तो नहीं आते हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीटी के थे या फिर थोड़े सॉलिड स्टेट वाले क्वेश्चंस थे, या तो आपको आते हैं या आपको नहीं आते। तो 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे थे। और मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जिसमें लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा या फिर इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अच्छा। ठीक है, मिक्स पेपर बनाया मतलब उन्होंने इजी टू मॉडरेट करके। ठीक है। सौरभ नायक, अकॉर्डिंग टू यू? सर, मेरा भी कोई आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि इजी टू मॉडरेट पेपर था। बट ऐसे क्वेश्चंस भी थे जैसे कि शिवांश ने बताया कि मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि आप जो देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि मतलब सीटी और बाकी मटेरियल साइंस या केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे। प्लस एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है, एक मास ट्रांसफर का जैसा कि था, एक एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय डिस्टिलेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको फ्लो रेट्स पूछे गए थे आपको। तो एक जैसे कि ये एक ऐसा लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी बट अच्छा क्वेश्चन था वो। और बाकी सब भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको देख के लगा कि हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन था। बाकी मतलब 80% लेवल का क्वेश्चन था एक तरह से। हाँ, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था वो। और मतलब बाकी 80% क्वेश्चन सही थे। मतलब आप कर पाओगे, अगर नॉलेज होगा तो आप कर लो। ठीक है। एंड सौरभ यादव, तुम्हारा क्या कहना है पेपर पे? सर, मुझे तो इजी लगा। जितना मैंने अटेम्प्ट किया और जितना मैं पढ़ा था, मुझे लगा कि बस केवल नोट्स अगर अच्छे से रिवाइज रहे तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन थे वो सब किए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल में मुझे बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा। एक जैसे ये बता रहे थे सौरभ नायक जी कि रीबॉयलर का क्वेश्चन था, उसमें फीड रेट और फ्लो रेट के बारे में मुझे तो वो थोड़ा सा टफ लगा था मुझे भी, और वो मुझसे हुआ भी नहीं। मैं छोड़ दिया, चूंकि ज्यादा लेंथी लग रहा था, मुझे लगा कि टाइम भी ज्यादा लेगा, मैं छोड़ दिया।
और मोस्टली क्वेश्चन सर कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब नोट्स जितने अच्छे से रिवाइज हो, नोट्स के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं लगती। ठीक है। तो नोट्स के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं लगी, अगर नोट्स हमने अच्छे से पढ़े हैं तो इस पेपर में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यस गाइस, बहुत से बच्चों को ना एक डाउट होता है कि बार्क का रिटन एग्जाम ना गेट के एग्जाम से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है और दोनों की प्रिपरेशन बहुत अलग होती है। मतलब अगर किसी ने गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है तो जरूरी नहीं है कि वो बार्क की में भी अच्छे नंबर ले आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं कि दोनों की प्रिपरेशन बहुत अलग अलग होती है ना, या फिर गेट की नॉलेज बहुत ज्यादा बार्क की नॉलेज में काम नहीं आती, कुछ अलग ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, या अगर आपको डाटा याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा, लाइक दैट। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि अगर गेट की किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, पीवाईक्यूज करे हैं, तो वो सारी नॉलेज बार्क में कितनी काम आएगी? शिवांश। सर मुझे ये लगता है कि हाँ, पेपर तो बार्क का अलग होता है गेट से, बट वो एक सबसेट है गेट का। अगर आपने गेट का अच्छे से कर लिया तो बार्क का को करने में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। और बार्क के लिए ऐसा नहीं है, बार्क में जो एक दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, अगर आपने नहीं भी पढ़ते ना, जैसे न्यूक्लियर साइंस है, आज मेरे को न्यूक्लियर साइंस का एक क्वेश्चन दिखा और वो भी बेसिक सीआरई से हो जाता। ओके। तो न्यूक्लियर साइंस जैसा एक टॉपिक है कि जिसको आप बोल सकते हो कि अलग आता है, बट उसमें भी इतना वो रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता, बेसिक इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर गेट की पीवाईक्यूज करें, नोट्स करें, तो बार का एग्जाम काफी अच्छे से हो जाता है। बिकॉज आज भी काफी क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट गेट के 1 मार्कर पीवाईक्यूज उठा के डाल दिए थे विदाउट एनी चेंज, सेम टू सेम क्वेश्चन डालते हैं। प्रिपरेशन तो सेम ही है, हाँ, बट पेपर को अटेंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें। ओके। महावीर, तुम्हारा क्या कहना है? यस सर, मेरा भी यही कहना है। अगर गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बार्क पूरा अलग हो जाएगा आपका। आता तो मतलब कि दोनों में सेम ही है, थोड़ा तो एक्स्ट्रा 2 टॉपिक होता है, 2-3, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर गेट का मतलब कि अप्रोच है तो बार्क का भी आप आसानी से कर पाओगे। मेरा यही मानना है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बार्क की प्रिपरेशन करने के लिए ना राम प्रसाद या ओपी गुप्ता के जो हजार क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उनको याद करना बड़ा जरूरी है। अगर उनको याद नहीं करेंगे ना तो बार्क का एग्जाम कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। तो व्हाट यू से कार्तिक अबाउट दिस? क्या ओपी गुप्ता, राम प्रसाद इतनी जरूरी है क्या बार्क को क्लियर करने के लिए, या फिर जो हम गेट की तैयारी करते हैं उसी को अगर अच्छे से कर लिया जाए तो बार्क क्लियर हो सकता है? व्हाट यू से? नहीं सर, गेट की तैयारी इनफ है इसके लिए। अच्छा, तो मतलब राम प्रसाद या ओपी गुप्ता पढ़ने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। अगर बार्क इज अ रैपिड फायर जैसा क्वेश्चंस का, सो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप राम प्रसाद और ओपी गुप्ता से क्वेश्चंस ले सकते हैं थोड़े प्रैक्टिस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिसने किया ही नहीं उसका कुछ होगा नहीं। ओके। तो मतलब एक बूस्टर है, राम प्रसाद से कर लेना, ओपी गुप्ता से कर लेना, बूस्टर का काम करेगा, बट कंपलसरी नहीं है। ठीक है। सौरभ यादव, तुम क्या बोलते हो? सर मेरा मानना है कि अगर गेट की अच्छे से प्रिपरेशन है तो बार्क के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली हो जाएगा आपका, अगर गेट के लिए अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर ली है। ओके। गेट की प्रिपरेशन करना जरूरी है, वो भी राम प्रसाद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सौरभ ने व्हाट यू से? सर मैं एक्चुअली कहूंगा कि जैसे कि मैंने राम प्रसाद गेट के बाद ही लिया था एक्चुअली, मतलब जैसे कि बाकी सब ने कहा कि गेट के लिए जो आप पढ़ेंगे तो वही आपको बार्क में काम आ जाएगा। और एक्चुअली जो बेसिकली मैं यूट्यूब से जब पढ़ा था तो सब सभी सर ने एक छोटा करके पॉइंट जो लिखवाए थे वही मैक्सिमम काम आ गए। तो और राम प्रसाद सिर्फ एक ही बूस्ट देता है कि आपका जो स्पीड बढ़ जाता है और कुछ नहीं, ये एक हेल्प होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि और कोई डिफरेंस नहीं। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस है, और 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस की भी तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम भी राम प्रसाद और ओपी गुप्ता से ट्राई कर सकते हैं। बाकी सर पीवाईक्यू से होता है, लेकिन गेट के पीवाईक्यूज जनरली 1 नंबर के पीवाईक्यूज है, उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि बार्क एग्जाम में ना सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या रहता है, तो किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है? कार्तिक, आपके हिसाब से आज आपने एग्जाम दिया तो किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्या वेटेज था?
कार्तिक से। सर बार्क में ऐसा था कि जो भी था सब सब्जेक्ट वाइज एक साथ ही था। ठीक है। ज्यादातर जो सवाल थे वो सीआरई, एमटी, एचटी, आईपीसी से आए थे। अच्छा, ये 4 सब्जेक्ट थे। 4 सब्जेक्ट मेन थे। और जो छोटे सब्जेक्ट थे जैसे सीटी, एमओ, इकोनॉमिक्स, इन सब से हर सब्जेक्ट 2-3 सवाल आए थे, वो भी काफी सिंपल न्यूमेरिकल। अच्छा अच्छा अच्छा। शिवांश, तुम्हें क्या लगता है कैसा था आज का, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स थे आज? सर जैसा कि आपने बताया था पहले, वो डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स ऐसा था कि मेरे सेट में फर्स्ट 15 क्वेश्चंस मेरे सीआरई के आए थे, एंड देन ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस मास ट्रांसफर के थे। ओके। देन इतने ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आईपीसी के थे। अच्छा। एंड आईपीसी में भी बहुत आइसोलेटेड जगह से आए थे, मतलब कंट्रोलर से क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को। उससे जैसे राउट स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आए थे 3-4 क्वेश्चंस बॉडी स्टेबिलिटी से आए थे, और कुछ बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि आउटपुट के लिए लाप्लास इनवर्स को भी अगर आप आईपीसी में ही काउंट कर रहे तो कुछ क्वेश्चंस लाप्लास इनवर्स के भी थे। फिर सीटी में भी सर जनरल क्वेश्चन थे, कुछ बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा गया था। वो तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। एंड जो मिसलेनियस टॉपिक्स में आप जिन्हें डाल सकते हैं, उसमें आप पीडीए भी डाल लीजिए, जिसमें एक उसका कॉस्ट फैक्टर का क्वेश्चन आ गया था। नॉट कॉस्ट फैक्टर, मतलब जो 6/10 रूल होता है, वैसे इसमें 0.5 एक्सपोनेंट देके उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एंड मिसलेनियस में आप एमओ ले लीजिए, एमओ से भी 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। एक क्वेश्चन जो गेट से एग्जैक्टली सेम आया था, एंड एक आध क्वेश्चन जैसे गैल्वेनाइज्ड स्टील का क्वेश्चन आ गया था। तो मिसलेनियस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आ गए थे, बट एक मेजर चंक यही था कि सीआरई, मास, हीट एंड आईपीसी। मास, हीट, सीआरई और आईपीसी। ठीक है। तो महावीर, मास ट्रांसफर के अंदर मेनली किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपने देखे आज? सर मास ट्रांसफर के अंदर एक्सट्रैक्शन से आया था। एक्सट्रैक्शन से। फिर एब्जॉर्प्शन पे था, डिस्टिलेशन पर था, और अटेम्प्ट करने में तो बस ये एक्सट्रैक्शन था। डिफ्यूजन से कुछ क्वेश्चन दिखा आपको? डिफ्यूजन से सर टू फिल्म थ्योरीज या मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स, इन सब से कुछ नहीं था? सर ऐसा मैंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा सर। अच्छा। क्योंकि मास ट्रांसफर मेरा पूरा हुआ नहीं था। मेनली डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन। हाँ। ओके ओके ओके। सौरभ यादव, तो तुम्हारे हिसाब से मास ट्रांसफर के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? सर एक जो है टू फिल्म थ्योरी से आया था सर क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। और एब्जॉर्प्शन और एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन से बात। मतलब मेम्ब्रेन सेपरेशन से तो कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं सर, मेम्ब्रेन सेपरेशन से शायद नहीं। और एडमिशन, ड्राइंग, ह्यूमिडिफिकेशन, इनमें से ड्राइंग शायद मैं अटेम्प्ट ना किया हूं, अगर रहा होगा तो मैं एब्जॉर्प्शन तीन में से था मेनली, तो डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन में से, है ना? यस, तीन में से था। कुछ 1-2 क्वेश्चन याद है तुम्हें इन तीन के मास ट्रांसफर के? कुछ 1-2 क्वेश्चन जैसे कि सर एक टू फिल्म थ्योरी का था सर, उसमें जो है कि यह होता है एक रिलेशन इक्विलिब्रियम ऑपरेटिंग लाइन का। ठीक है सर, ये याद नहीं आ रहा है। ठीक है। शिवांश, तुम्हें कोई याद है? ये सर क्वेश्चन बता रहा हूँ सौरभ, वो ऐसा था कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट दे रखा था और ऑपरेटिंग लाइन की क्वेश्चन दे रखी थी। लिविंग स्ट्रीम का कंपोजिशन पूछा गया था। एक तो ये क्वेश्चन था, लिविंग स्ट्रीम की कंपोजिशन। ओके। मतलब वो दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करना, y = x बैलेंस करके इस दोनों को सैटिस्फाई करके हो जाएगा काम। तो ये सर मास बैलेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक इक्वेशन बन गई थी y = x और एक इक्वेशन बन गई y = 9 - 2x। बस इन दोनों को सॉल्व करके ठीक है, बस आ गया था आंसर इसी से। सही सही। ओके। तो एक क्वेश्चन ये था सर, और क्वेश्चंस थ्योरी वाले थे जिसमें बताया गया था कि जो सॉल्वेंट है उसका जो क्या बोलते हैं दैट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हमने डबल कर दिया है या फिर कुछ दिया था, कुछ हमने बढ़ा दिया है। तो उससे फिर पूछा गया था कि हमें नंबर ऑफ स्टीम सेपरेशन करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेजेस को कैसे चेंज करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टेजेस को, या हमें बढ़ाना पड़ेगा, या हमें स्टीम रखना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक थ्योरी का जो क्वेश्चन था, नोट्स में भी करवा रखी है तुमने कि कैसे ये सब चीजें ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस होते हैं, सब तुमने डिस्कस कर रखा है। ओके। और कोई क्वेश्चन?
सर और कोई तो एक ह्यूमिडिफिकेशन का भी अगर आप उसे बोलना तो ह्यूमिडिफिकेशन का बोल लो, बट उसमें वेपर प्रेशर दे रखा था एंड कंसंट्रेशन पूछा हुआ था, टोटल प्रेशर गिवन था। अच्छा, मोल फ्रैक्शन पूछा गया था उसमें, तो सिंपली वेपर प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करना था और उसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी टाइप की क्वेश्चन से प्लस माइनस। कोई क्वेश्चन याद है डिस्टिलेशन का? सर नहीं, डेस्टिनेशन का मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, कार्तिक तुम्हें याद है मास का क्वेश्चन कोई आज पेपर में? हाँ सर, ह्यूमिडिटी बाकी सब तो बता दिए सबने, जो बचे हैं वो ह्यूमिडिटी के दो सवाल थे। अच्छा, उसमें से एक न्यूमेरिकल था, वो थोड़ा लंबा था। फिर एक ये ह्यूमिडिटी में जो चार्ट आता है उस पे क्वेश्चन दिया था कि ह्यूमिडिटी चार्ट पे भी था क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक डीएबी और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन दिया था कोई रूल से। ओके ओके। और एक उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन या आउट ऑफ द बॉक्स कह सके वो डाला था कि एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें था बाय टेलिंग द ऑपरेटिंग लाइन, बाय टेलिंग द इक्विलिब्रियम लाइन, ऐसा करके। ओके ओके ओके, ग्रेट। सौरभ, नेक्स्ट तुम्हें याद आ रहा है कुछ मास के क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन ऐसा है एक्सट्रैक्शन का कि मतलब एक काउंटर एक्सट्रैक्शन है, तो उसमें आपका ऑपरेटिंग लाइन और इक्विलिब्रियम लाइन में मतलब कौन सा नंबर में रहेगा, ऑपरेटिंग लाइन रहेगा या इक्विलिब्रियम लाइन रहेगा, ये पूछा था। और पूछा कि स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन कौन सा होगा, मतलब LS/GS का ये उल्टा होगा, वो पूछा था। अच्छा 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 अच्छा, ये पूछा है। और एक आपको पूछा था एक्सट्रैक्शन कि आपको सेट दिया था, द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और आपका सिलेक्टिविटी वैल्यू दिए थे, तो मतलब हमसे ज्यादा फिजिकल वो पूछा गया था कि आप मतलब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट 1 और सिलेक्टिविटी 1 ऐसे करके इसके चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से कौन सा फिजिकल है वो आपको पूछना था। ओके ओके ओके। तो जितने क्वेश्चंस आप सबने बताए, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि काफी आसान क्वेश्चंस आए सारे। एक जो ह्यूमिडिफिकेशन तुम बता रहे हो कि बड़ा सा कोई क्वेश्चन आया या चार्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन आया, उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर बाकी सारे क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि आप सबने कर दिए होंगे, इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा कि अब हीट में से भी आया था क्या बार के अंदर पेपर, हीट में से सौरभ यादव? यस सर, हीट से आया था। ओके, हीट से क्या आया था सर? उसमें एक प्लेट था, उसके आगे जो है कि एक वो लगाया गया था सर, फिल्म लगाई गई थी जिसकी थिकनेस हमको पता करनी थी। अच्छा अच्छा, हाँ, जिससे कि उसका हीट का फ्लो रेट कम हो रहा, टेम्परेचर सेम रखा गया था और उससे हीट की फ्लो रेट को आधा कर दिया था, तो हमको बताना था कि थिकनेस कितनी होगी फिल्म की। तो ये हो गया, इजी था। हाँ, हो गया ओके। और एक में फ्लो रेट दिया हुआ था, उसकी विस्कोसिटी निकालनी थी रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे। दो फ्लूइड को काउंटर करंट में फ्लो कराया था और सब कुछ दे रखा था, डायमीटर, डेंसिटी, वेलोसिटी दे रखी थी और डेंसिटी का रिलेशन पूछा था शायद उसमें। अच्छा अच्छा, तो रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से वो तो हो गया होगा। हाँ, हो गया था सर। और सर इसी तरह सर जो डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, एक दो डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन थे। अच्छा, जैसे कि नंबर, यस सर। कौन सा क्वेश्चन था डायमेंशनलेस का? शायद रेनॉल्ड नंबर का ही पूछा गया था। रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन का पूछा गया था कि क्या होता है, कौन सा फोर्स और कौन सा इनर्शियल बाय विस्कस, इस तरह से। यस सर, इनर्शियल बाय विस्कस। ठीक है सर। और न्यूमेरिकल थे सर शायद इसको। न्यूमेरिकल थे वो, ठीक है सर। महावीर, तुम्हें याद आ रहा है हीट का? बस सर इतना ही याद आ रहा है, एक डायमेंशनलेस नंबर पर पूछ रहे थे थोड़ा क्वेश्चन। मैंने हीट ट्रांसफर एक्चुअली सर किया नहीं है, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ, अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। हाँ, अटेम्प्ट नहीं किया था सर, लेकिन डायमेंशनलेस नंबर पर आए थे। पर ये था या कोई और नंबर था डायमेंशनलेस नंबर? बायोट नंबर पर था सर शायद, एक एक्लेट नंबर पर भी था, स्टैंटन नंबर भी था कुछ। अच्छा, याद आ रहा है तब तक। यस सर, स्टैंटन और बायोट दोनों था। बायोट का पूछा था कि अनस्टेडी स्टेट में यूज करते हैं या स्टेडी स्टेट में यूज करते हैं, किसमें। यस कार्तिक, तुम्हें कितने याद आ रहे हीट के क्वेश्चन? सर कंडक्शन से दो सवाल थे। हाँ। एक प्लेन वॉल वाला था। अच्छा। फिर
उसके आगे इंसुलेशन डाली हुई थी, एक सिलेंडर वाला था, फिर उसमें भी इंसुलेशन डाली थी, और बाकी पूछा था कि रेजिस्टेंस इतना इतना चेंज हो रहा है तो थिकनेस कैलकुलेट करो। ऐसे या फिर गेट के लिए करते ही है बहुत सारे प्लेन वॉल सिलेंडर के साथ। या हीट फ्लक्स पर यूनिट लेंथ वो सिलेंडर वाले के लिए पूछा था। फिर एक टेम्परेचर प्रोफाइल का आया था हीट एक्सचेंजर का, पास्ट ईयर क्वेश्चन जैसा ही पास्ट ईयर क्वेश्चन ही था वो। फिर एक व्यू फैक्टर वाला आया था। अरे वाह, वो भी आसान है व्यू फैक्टर वाला। वो बहुत आसान था सर, एक स्क्वायर थ्योरम से कर दिया होगा, वही यूज होती है बार बार। और फिर डायमेंशनलेस नंबर से 2-3 सवाल आए थे। एक मैथ्स द कॉलम आया था जिसमें सब डायमेंशनलेस नंबर थे, रेनॉल्ड्स, फ्राउड वगैरह। अच्छा। फिर स्टैंडर्ड नंबर पे आया था। फिर एक नसल नंबर और वेलोसिटी का कोरिलेशन आया था टर्बुलेंट पे। अच्छा, वो तो डेटस बोल्टर से फिर आ जाएगा, तुम्हें पता ही होगा। ओके, शिवांश तुम्हें याद आ रहा है इसके अलावा कुछ हीट के क्वेश्चंस? चलो, तो इसके अलावा एक दो याद आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन लंपिंग का आया था, अच्छा। रेट ऑफ टेम्परेचर दे रखा था और हमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना था। अच्छा, हीट ट्रांसफर ऐसा था जिसमें दिया होता है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है, स्टील की हॉलो रॉड है, एंड उसके ऊपर हमने वुल लगाया है, एंड उसके ऊपर हमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा था, और फिर हमें उसमें हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट लेंथ निकालना था। ये न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, ये सब बाकी तो मोरलेस हमने बताई दी। डायमेंशनलेस नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, 3-4 क्वेश्चंस डायमेंशनलेस नंबर से आ गए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे बिल्कुल। तो मतलब ये सब जितना मैंने सुन रहा हूँ, कंडक्शन से, रेडिएशन से, एक्सचेंजर से, कन्वेक्शन से, ये सब तो बस वही है जो हमने पढ़ा है गेट के लिए, उन्हीं सब से हो जाएगा। इसके लिए तो कुछ अलग से करने की नीड नहीं पड़ी होगी हीट के लिए ना? नहीं सर। सौरभ, क्या कुछ अलग से कोई क्वेश्चन आया क्या जो गेट में नहीं हम पढ़ते, ऐसा कुछ हीट में? नहीं सर, ये मतलब जो भी आया था ये इन सब में था, बाकी उससे अलावा कोई याद नहीं आ रहा है। ये सब होगा ही नहीं ना इनके अलावा। तो ये सब तो क्वेश्चंस हम गेट की तैयारी के टाइम पे करते ही है, मैं सब पढ़ाता ही हूँ क्लास के अंदर। ओके, ग्रेट। तो अब एक बार आईपीसी में से बता दो फिर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सौरभ नायक, आपसे शुरू करते हैं। आईपीसी का क्वेश्चन कोई जो आपको याद आ रहा हो? सर, आईपीसी में एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि आपसे पूछा था कि एक साइनसॉइडल इनपुट है और उसका यूनिट गेन है, और पूछा था कि उसका जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है 1/tau है, तो आपका टोटल एम्पलीट्यूड रेशियो कितना होगा वो पूछा था। अरे वाह। और एक पूछा था, ठीक है, और पूछा था कि आपका एक मतलब एक फंक्शन दे दिया था और उसका गेन मार्जिन पूछा था आपका। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन दे दिया था, गेन मार्जिन पूछ लिया था। और एक दो क्वेश्चन आए थे राउथ रेखा। एक में पूछे दिया था कि के का वैल्यू कितना होगा जिसमें वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, वो एक पूछा था एक। हाँ, और एक पूछ लिया था कि कितने रूट्स आपके राइट हैंड प्लेन में रहेंगे, लेफ्ट हैंड प्लेन में रहेंगे और इमेजिनरी प्लेन में रहेंगे, ये एक पूछा था। ठीक है, और एक और तो याद नहीं आ रहा है काफी। एक इंस्ट्रूमेंटेशन था, एक था कि हॉट वायर एल्यूमिनेटर किसके लिए यूज होता है, वो सब था। वो तो ये सब गेट के लिए ये सब पीवाईक्यू में थे, तो पूछ लिया था। अरे वाह। तो ये जो आईपीसी में तुमने क्वेश्चंस बताए, राउथ हेरे से है, या हमें स्टेबिलिटी के लिए के बताना है, गेन मार्जिन निकालना है, ये सब क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, बट अभी कितने लेंथी थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस निकालने वैसे तो लेंथी होते हैं, क्योंकि हमें पहले एंगल निकालना पड़ता है, फिर एम्पलीट्यूड रेशो निकालना पड़ता है। तो कार्तिक, तुमने किए थे आईपीसी के क्वेश्चंस, और अगर किए थे तो क्या लेंथी थे या आसान क्वेश्चंस थे? सर, आसान क्वेश्चंस थे। आसान थे, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं थे? नहीं। ओके। और इनके अलावा कोई क्वेश्चन जो सौरभ ने बताए, उनके अलावा राउथ हेरे बोर्ड स्टेबिलिटी के अलावा? एक वो ऑन ऑफ स्विच वाला पूछा था कि उसका बैंडविड्थ कितना है, और ऑप्शन प्रोपोर्शनल बैंड की वैल्यू पूछी, मतलब एक तरह से जो 0 होती है। ठीक है। और बाकी सब तो स्टेबिलिटी, गेन मार्जिन उसी पे आया था। इंस्ट्रूमेंटेशन से तो ज्यादा नहीं आया होगा ना, बस वो हॉट वायर एनेमोमेट्री का ही पूछा था बस। मतलब मेन तो जो हम आईपीसी पढ़ते हैं गेट के लिए, अपार्ट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन, वही मेनली पूछी गई थी। इसके अलावा वॉल्स में से कुछ आया हो, कुछ ऐसा कुछ? वॉल्स के अंदर मेनली स्टेबिलिटी पे फोकस किया गया था। और जैसे कि शिवांश ने पहले बताया कि लाप्लास के कुछ क्वेश्चंस थे, या लाप्लास इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन थे महावीर इस एग्जाम के अंदर?
सर मैथमेटिक्स में लाप्लास के थे, ठीक है, दो तीन शायद लाप्लास के थे, दो फिर एक दो तीन के थे, फिर अपना वो मैट्रिक्स पर एक था। मैट्रिक्स पर क्या क्वेश्चन था? मैट्रिक्स पर मैट्रिक्स पर सर वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा था। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए की वैल्यू फाइंड करनी वो थी। तो बहुत इजी है, ठीक है। और फिर एक वेक्टर कैलकुलस पर भी था सर एक क्वेश्चन। अच्छा, क्या ट्रिवियल डेरिवेटिव पूछा था या कुछ और पूछा था? वो वेक्टर कैलकुलस सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था वो, लेकिन वो उसका था, मुझे बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स पे, प्रोबेबिलिटी पे नहीं, प्रोबेबिलिटी पर एक भी नहीं था सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौरभ यादव, तुम्हें याद आ रहे हैं मैथ की और क्वेश्चन? यस सर, कॉम्प्लेक्स में एक आर पूछा हुआ था जो अंडर रूट करके निकालते हैं, और एंगल पूछा हुआ था। कॉम्प्लेक्स पूछा था tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस सर, और tan इनवर्स में एंगल पूछा हुआ था। अच्छा, और मैट्रिक्स में एक और क्वेश्चन था जिसमें आइजन वेक्टर दिया हुआ था और उसके करस्पेंडेंस आइजन वैल्यू बतानी थी। ओह वाओ, वेरी ग्रेट, ग्रेट। हाँ शिवांश, तुम बोल रहे हो कुछ? ये सर वही आइगन वैल्यू का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का जैसे बताया था कि आर पूछा, आर्गुमेंट निकालने का क्वेश्चन आया था, निकालने क्वेश्चन था, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन वेक्टर का आया था, वो उसमें हमें क्या बोलते हैं फोर्स दे रखा था और आर वेक्टर दे रखा था और हमें टॉर्क निकालने के लिए बोला था। टॉर्क निकालने के लिए बोला था, ओके। प्रोसार करना था उसमें बस। प्रोसार करना था, बिल्कुल। एंड सर एक मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आया था जिसमें क्वेश्चन था sin थीटा into 1 plus cos थीटा। इसका मैक्सिमम निकालना था, x थीटा ही कौन सी वैल्यू पे आएगा। ये तो शायद एनसीईआरटी क्वेश्चन है ऐसा कुछ। ये सर ओके, तो आपके दो क्वेश्चन मैट्रिक्स से हो गए, जैसे कि एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के ऊपर और एक इगन वेक्टर से इगन वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया जिसमें आर्गुमेंट और मॉडुलस पूछा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आपका वेक्टर कैलकुलस हो गया जिसमें कि टॉर्क पूछी है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन तुम बता रहे हो कि वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटीज में कोई क्वेश्चन आया नहीं, मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा भी किसी चैप्टर से क्वेश्चन थे, लाइक न्यूमेरिकल मेथड से कोई क्वेश्चन था? सर एक क्वेश्चन था तो सही, मतलब वो हमें करना है न्यूमेरिकल मेथड से था, लेकिन वो कैलकुलेटर में डाल के हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें क्वेश्चन दिया था 3x = cos x + 1 एंड ये बोला था इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके ओके ओके, वो तो न्यूमेरिकल में डाल के फिर सोल्व कर दिया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और क्वेश्चन था, वो एक मतलब आप दो कर्व दे दिया था, बोला था एक r = sin थीटा और एक कर्व, वो एक कर्व था, उनके बीच का एंगल पूछ रहा था, तो उसका डेरिवेटिव निकाल के एंगल डिफरेंस निकाल के हो गया। ठीक है ठीक है, दो कर्व के बीच का एंगल वेक्टर्स के अंदर जनरल वो चीज भी पूछी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब दोनों का ग्रेडियंट कर दिया, ग्रेडियंट के बीच में फिर तुमने एंगल निकाल लिया होगा। ओके, तो दो क्वेश्चन वेक्टर से, दो क्वेश्चन मैट्रिक्स से, एक क्वेश्चन आपके वेक्टर कैलकुलस से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, फिर एक क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर। 7-8 क्वेश्चन थे मैथ के भी, है ना, लेकिन सब बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब जिसने अपना गेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा है वो बड़े आराम से ये 7-8 क्वेश्चंस कर देगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा अब सीआरई पर आते हैं। कार्तिक, सीआरई कितने मार्क्स की, कितने क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या क्वेश्चंस थे सीआरई के? सर सीआरई में मेन फोकस तो काइनेटिक्स और रिएक्टर अरेंजमेंट पे दिया था। काइनेटिक्स, रिएक्टर अरेंजमेंट, ठीक है। और एक थीले मॉडुलस पे एक सवाल आया था, ठीक है। काइनेटिक्स से 3 आए थे और रिएक्टर अरेंजमेंट से 2 और थीले मॉडुलस का 1, जहां तक मेरे को याद है। काइनेटिक्स के 3, रिएक्टर अरेंजमेंट से 2 और एक थीले मॉडुलस से। हाँ, और थे लेकिन सारे बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन थे। काइनेटिक्स में से तो हाफ लाइफ नहीं तो फ्रैक्शनल वाला रिलेशन निकाल के ऑर्डर या फिर टाइम ढूंढना था या कन्वर्जन ढूंढना था। बताओ। फिर रिएक्टर अरेंजमेंट में पॉजिटिव ऑर्डर दिया था पूरा, तो फिर CSTRN सीरीज, कन्वर्जन, कंपैरिजन, वो सब था। अच्छा अच्छा अच्छा। और थीले मॉडुलस में वही कंसंट्रेशन वाला। सौरभ यादव, तुम्हें याद आ रहा है कुछ सीआरई के और?
सर वही है, एक याद आ रहा था कि एक CSTR था और एक PFR था, उसकी लास्ट में कन्वर्जन 90% के अप्रॉक्स दिया हुआ था और मिडिल में पूछा था कि क्या कन्वर्जन होगा, और एक PFR और CSTR का अरेंजमेंट करना था किसमें कन्वर्जन ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो ये दोनों अरेंजमेंट के तो बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, अरेंजमेंट तो हमने सारी पढ़ी रखी है किस तरह यस सर, मैंने ये किया था CRE 2021 में दिया था गेट तक। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए मेरे से CRE के ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सौरभ ने तुम्हें कितने याद आ रहे CRE के? सर एक क्वेश्चन था वो आपका रेडियो एक्टिव डीके से था कि डायरेक्ट आपको हाफ लाइफ दे दिया था और पूछा था कि इतने टाइम के बाद कितना, मतलब कितने टाइम के बाद इतना कन्वर्शन हो जाएगा, ठीक है, वो पूछा था। और एक तो आपका जो थ्री मॉड्यूल है उसका बोल रहा था, एक मतलब π1 ग्रेटर देन π2 ग्रेटर देन πd दिया हुआ था, कुछ कंसंट्रेशन कैसे डिफर करेगा वो दिया था एक, और इससे अलावा कुछ याद नहीं आ रहा, इसके अलावा नहीं। ठीक है। महावीर तुम्हें याद आ रहा है CRE का कुछ? यस सर, एक पूछा था, एक कन्वर्जन दी थी और उसका टाइम दिया था, फिर एक दूसरी कन्वर्जन दी थी और उसका टाइम दिया था, उसके हिसाब से ऑर्डर कितना होगा रिएक्शन का, एक पूछा था ऐसा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा होता, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे एक हाफ लाइफ पर भी था शायद, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था लेकिन पढ़ा था। जीनेस जो पार्ट होता है CRE का, उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था बस थीले मॉडुलस पे, बाकी जितने क्वेश्चंस थे वो जो हम जिसे CRE 1 बोलते हैं उसी में से सारे पूछे गए थे लगा। यस सर, है ना, मतलब जो बाद में हेटेरोजेनस भी होता है या जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स अरेंजमेंट होती है, टैंक इनफ्लो मॉडल वगैरह, उनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं था ना? नहीं। ठीक है ठीक है। सर एक पूछा था डैमकुलर नंबर का, एक पूछा था कि मतलब कैसे, मतलब टैंक कितने रिएक्टर चाहिए उसके लिए कौन सा नंबर यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, तो वो पूछा था, एक डैमकुलर नंबर पूछा था। हाँ, तो टैंकिन सीरीज मॉडल पे भी एक क्वेश्चन आ गया, मतलब डैमकुलर बेसिक नंबर था, पता ही होता है सबको डैमकुलर नंबर यूज होता है, तो वो चीज पता लग गई हमें। ठीक है ठीक है ठीक है। तो CRE, HT, MT, IPC। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा शिवांश, FM के भी कोई क्वेश्चन आए थे क्या? यस सर, थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे FM के, इतने कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए थे FM के। अच्छा, मतलब मुझे 5 से 6 क्वेश्चन ही दिखे थे एंड वो भी बेसिक क्वेश्चन ही थे। एक क्वेश्चन बर्नौलीज का था, ठीक है, जिसमें बर्नौलीज भी नहीं था, मतलब उसमें दो साइड्स दी हुई थी, ठीक है, और दोनों साइड पे हमें हेड कैलकुलेट करना था और उससे ये बताना था कि फ्लो किस साइड से किस साइड होगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि हेड लॉस कितना होगा, पाइप का लेंथ दिया हुआ था, डार्सी सेक्शन फैक्टर दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, सब कुछ गिवन था, खाली फॉर्मूला में पुट करना था। तो एक ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन सर ये आया था कि एक डबल पाइप दे रखे थे एंड उसमें A और B के जो फ्लूइड्स है उनकी डेंसिटी दे रखी थी, उनकी विस्कोसिटीज गिवन थी, उनकी वेलोसिटीज, डायमीटर ऑफ पाइप वगैरह सब कुछ गिवन था, और रेनॉल्ड्स नंबर A to B का रेशियो निकालना था। एक ये क्वेश्चन आया था। एंड ये सब मतलब FM में कुछ इतना खास टर्बुलेंट फ्लो से एक क्वेश्चन बस उसमें मैच द फॉलोइंग में आ गया था कि टर्बुलेंट फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कि फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी होती है या फिर क्या होती है, एक वो आ गया था बस। एंड ये सर मेरे को तो अभी इतना याद आ रहा है कि FM में से एक भी तुमने बताई, ये तो इजी क्वेश्चन है, तुमने कर दिए होंगे। यस सर, मतलब एज सच बहुत ज्यादा फ्लो मीटर्स पे, पंप्स पे, टरबाइन्स पे एज सच क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। हाँ सर, वो एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें ना दे रखा था कि एक पंप है, उसका कैपेसिटी और हेड और जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो जनरेट करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, ठीक है, फिर हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर होता है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ था, बेसिक से प्रोपोर्शनलिटी का था। ठीक है ठीक है ठीक है। कार्तिक, और भी कोई क्वेश्चन था क्या FM से जो शिवांश ने बताया उसके अलावा? एक विस्कोसिटी का सवाल था, अच्छा, कि इसके साथ विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करती है। अच्छा 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 अच्छा। फिर पूछा था लोकल वेलोसिटी किससे मेजर करोगे, कौन से किलोमीटर से, पिटॉट ट्यूब वाला था। अच्छा, फिर पंप के दो तीन सवाल थे। अच्छा, तो शिवान पंप के दो थे, दो थे, कोई याद आ रहा है? नहीं वो मैं कर नहीं पाया। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सौरभ ने, तुम्हें याद आ रहा है पंप का क्वेश्चन कोई?
ओके महावीर तुम्हें याद आ रहा है? अच्छा सौरभ ने सर एक क्वेश्चन हाँ सर एक क्वेश्चन जो वो बोल रहा था कि पंप का, उसमें एक मतलब पूछा था कि एक एफिशिएंसी दे दिया गया था, दो वैल्यू दिए थे, मतलब मैंने वो क्वेश्चन किया नहीं लेकिन वो ठीक से याद नहीं आया। मतलब आपको पूछा था एक एफिशिएंसी दे दिया गया था एक पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए, दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज के लिए आपको एफिशिएंसी निकालना था, तो वो एक क्वेश्चन था, मतलब वो डायरेक्ट रिलेशन के बेसिस पे पूछ रहा था। अच्छा रिलेशन दिया हुआ था, बस तुम्हें रिलेशन हाँ। डायरेक्टली वो निकालना था। ठीक है और एक था वो आपका जो आपका इम्पेलर और पावर नंबर का जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हो गया था, मतलब न्यूमेरिकल दे दिया, न्यूमेरिकल करने को दिया था। एमओ से भी और ये एमओ से मैकेनिकल ऑपरेशंस है। हाँ सर एमओ से एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग उसमें था ना कि एक 6.5p by dp का उसका जो फॉर्मूला होता है ना, हाँ, तो उसके बेसिस पे आपको 5 वो 5p आपको पूछ लिया था, dp दे दिया था और वो वोल्टा वैल्यू रेशियो दे दिया हुआ था, तो आपको 5p निकालना था, तो वो एक था क्वेश्चन। और तो याद नहीं आ रहा। ओके महावीर तुम्हें याद आ रहा है क्या एफएमएमओ का और कोई क्वेश्चन मैकेनिकल ऑपरेशन का एफएम का? हाँ सर एफएम में एक था, वो एक टेबल दिया था, अच्छा उसमें हैगन पोजले मतलब कि कब यूज होता है, अर्गन इक्वेशन कब यूज होता है, अच्छा। उसका साइड में कॉलम मैच करने थे। ठीक है ठीक फिर जो क्रशर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसका भी शादी का आया था, जो क्रशर का ही था एक। ठीक है ठीक है ठीक है साइज रिडक्शन में से एक क्वेश्चन आ गया। ओके हाँ साइज रिडक्शन में था। फिर ओके एक शायद वो क्रिटिकल रेडियस पर था या क्रिटिकल स्पीड पर था, वो याद नहीं है लेकिन उस पर था। तो बॉल मिल। यस सर। अच्छा 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 ठीक है। सौरभ यादव तुमने किया एफएम और एमओ? सर किया नहीं, लेकिन जितना ये लोग बताए वही क्वेश्चन था, उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं। ठीक है ठीक है। शिवांश और कोई कैसा लगा, मतलब एफएम का लेवल कैसा आया था? सर गेट से तो इजी था, मतलब गेट की इजी वाले क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स थे वो ही आए थे, कोई मतलब जो नए नए टॉपिक्स में आ रहे हैं मिला के मतलब 10 क्वेश्चन तो आ गए होंगे ना एफएमएमओ मिला ये सर मिला के 10 क्वेश्चन आ गए थे। 10 क्वेश्चन तो आ गए थे। ठीक है। थर्मो से क्या लेवल था, थर्मो का लेवल कैसा पूछा गया था मार्क में? सर थर्मो तो सर क्वेश्चन थर्मो के भी इजी थे, इतने कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बिल्कुल जैसे एक टेम्परेचर पे सीपी की वैल्यू गिवन थी और दूसरे टेम्परेचर पे सीपी की वैल्यू गिवन थी। अच्छा। और उसमें ये पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में ये जो हीट लॉस हुआ है दो टेम्परेचर्स में वो 5 मिनट में हुआ है, तो पर मतलब उसमें एवरेज वैल्यू ऑफ हीट लॉस पूछी गई थी पर सेकंड। ओके 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 ओके। MCP-T1 - MCP-T2 से हो गया था वो। और सॉल्यूशन थर्मो भी आई थी क्या? एक क्वेश्चन आया था, मुझे एक क्वेश्चन याद है, बस एक क्वेश्चन आया था। ओके ओके। कार्तिक तुम्हें याद है थर्मो के क्वेश्चंस? सर थर्मो में क्लासिकल थर्मो से एक ही पूछा गया था, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का आइसेंथैल्पी मिला। ठीक है। बाकी सब सॉल्यूशन थर्मो के थे, उसमें से एक इस पे था डेल्टा G = -RT Nm के, फिर उसके हिसाब से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना था। फिर एक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा G और H की वैल्यू दी रखी थी एक टेम्परेचर पे, उससे ये वैल्यू K की वैल्यू निकालनी थी और दूसरे टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। फिर दो तीन सवाल राउल्ट्स लॉ को घुमा के आए, फिर एक्टिविटी कोएफिशिएंट वो सब वगैरह पूछ के आए। ओके 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 ओके। और सौरभ ने इन सब सब्जेक्ट्स के अलावा जो हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स हो गया या फिर प्रोसेस कैलकुलेशन हो गया या फिर सीटी के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, उन सब की क्या वेटेज रही इस बार मार्क में? सर सीटी में से काफी क्वेश्चंस आए, मतलब एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5-6 क्वेश्चंस तो आए होंगे एटलीस्ट, मतलब रेने मेथड से एक क्वेश्चन आया था मुझे याद आ रहा है, एक पूछा था, और एक गैल्वेनाइजेशन जो आप पहले शुरू स्टार्ट में जब हम बोले थे तो जिंक जो यूज होता है उसमें एक तो ऐसा था, और एक तो काफी क्वेश्चन थे सीटी में जो उतना हल्के अच्छे से याद नहीं है। और सर पीसी से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो मटेरियल बैलेंस से करना था, एक वो भी मतलब उसका डेटा याद नहीं
आ रहा, लेकिन वो मटेरियल बैलेंस से बन जा रहा था, सिंपल मटेरियल ठीक बैलेंस। है ठीक है। और सर क्वेश्चंस बाकी तो सर छोटे, जैसे पीडी के सिर्फ 2 क्वेश्चन याद है, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना होता है, Okay. ये सब पूछा था। और एक पूछा था कि सर, और एक पूछा था पीडी से, वो याद नहीं आ रहा है। ये 2 पीडी से है, और बाकी मटेरियल साइंस केमिस्ट्री से 1-2 पूछा था। ओके महावीर, आप बताइए कि बाकी सब सब्जेक्ट्स है उनमें से कितने क्वेश्चंस आए थे या क्या क्या क्वेश्चंस थे? यस सर, पीडी में से 2 था। एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो पर था और एक कॉस्ट और कैपेसिटी के बेस पर मतलब की था, और 0.5 लेना था उस पर। पीडी में से 2 थे। फिर एक केमिस्ट्री पर था, रिएक्टिविटी पूछी थी, 4 कंपोनेंट्स दिए थे, उसमें किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी ऐसा एक पूछा था। ठीक है और तो सर याद नहीं आ रहा। ठीक है। सौरभ यादव, एफटी से भी क्वेश्चन आए थे क्या? नहीं सर, ऐसा याद नहीं। एफटी में से ज्यादा नहीं आए थे। शिवांश, एफटी में से कुछ आया था क्या? नहीं सर, एफटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें। एफटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। थोड़े बहुत सब्जेक्ट टॉपिक थे, जैसे एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का आ गया था, जिससे पूछा गया था कि लीस्ट पैकिंग किस टाइप के उसमें होती है यूनिट सेल में। अरे वाह, क्या बात है। तो ये 11th कौन सी पता गया था। और ऐसे एक और क्वेश्चन था कि लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव मेटल आया था एक, और एक ये पूछा गया, रिएक्टिविटी के 2 क्वेश्चंस थे। एक तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा गया था आउट ऑफ द 4, और एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन नहीं आता था, बट वो रिएक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड था वो। ठीक है। तो शिवांश, तुम्हारे हिसाब से जिसने मतलब यहाँ पर अनअकैडमी में कोचिंग करी है और गेट की तैयारी करी है, नोट्स उसके बने हैं, अगर वो नोट्स पढ़ के चला जाएगा तो क्या लगता है 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा उसके सही? यस सर, 60-65 तो मिनिमम हो जाएंगे। उसके ऊपर भी अच्छा खासा चांस है कि उसके ऊपर भी 10 से 15 क्वेश्चन और ठीक हो सकते हैं। मतलब प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी प्रिपरेशन है। यस सर, बट 60 के आसपास हो ही जाएंगे। ठीक है। कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है कि इस पेपर में क्या हम मान के चले कि कट ऑफ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर, कि 60 नंबर सही करने पे कट ऑफ 180 के आसपास जाएगा या 180 से भी ऊपर जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आफ्टर सीइंग द लेवल ऑफ द पेपर? सर पता नहीं, सबको इजी लगा। सबको इजी लगा। जैसे इंग्लिश का पेपर सबको मुश्किल लगा था तो कट ऑफ काफी कम चला गया था, तो भी बार का पेपर काफी इजी लग रहा है। सो मतलब कि कट ऑफ शूट कर सकता है, क्योंकि जब सारे इजी बोल रहे हैं तो इसका मतलब 50-60 क्वेश्चन तो सारे करके आए होंगे। व्हाट डू यू थिंक? यस, मतलब कि मैं मान के चलूं कि 180 प्लस तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। ओके महावीर, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे लगता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स दो मतलब की थे जो प्रीवियस ईयर मतलब की गेट कर रहे थे और इस बार दिया था, तो उन दोनों ने 80 प्लस किए हैं और सब कॉन्फिडेंट वाले ही हैं, मतलब कि श्योर हो वही किए हैं। तो उस हिसाब से 230 तो हो ही जाएगा। 200 प्लस भी जा सकते हैं। 200 हाँ 200 प्लस भी जा सकता है सर। ठीक है। सौरभ, तुम्हें क्या लगता है पेपर को देखकर कितने क्वेश्चन? 200 ऊपर आना चाहिए। क्या कह रहे हो? 200 से ऊपर ही जाएगी सर। मतलब बहुत 60-65 क्वेश्चन तो जो बच्चा आसानी से एवरेज तैयारी करके गया वो भी कर देगा तुम्हारे हिसाब से? कर देगा। यस सर, यस सर, आसानी से। ओके सौरभ, नेक्स्ट आपको क्या लगता है? तो मेरे को भी सेम लगता है क्योंकि पेपर काफी इजी गया है, लेकिन अगर कट ऑफ कम होता तो अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा है। क्या कट ऑफ कम होगा तो अच्छा ही। ओके। बाकी सर 200 प्लस तो जा सकता है। 200 प्लस तो जा सकते हैं। हाँ जा सकता क्योंकि पेपर काफी आसान था। ठीक है। हाँ। शिवांश, तुम्हें क्या लगता है? तो मेरा थोड़ा सा अलग है सर, जैसे कि पहले भी आप बार के पेपर वगैरह बताते थे, हाँ। तो भी देखिए बार का पेपर जनरली इजी ही आता है। इजी आता है, सही बात है। यस, तो इस साल पेपर इजी आया तो लगता नहीं कि पास्ट ईयर से ज्यादा कोई डिफरेंस होगा। लास्ट ईयर जैसे कट ऑफ 173 मार्क्स था, तो इस साल शायद 185-190 तक चले जाए, बट 200 हिट करने की तो मेरे को उम्मीद है। ठीक है। क्योंकि हम जब डिस्कशन कर रहे हैं तो एक एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रख रहे, और वो एस्पेक्ट है नेगेटिव मार्किंग। अब बच्चे करके तो आए 70-80 क्वेश्चंस, बट वही है ना कि सिली मिस्टेक, कैजुअल मिस्टेक नाम की चीज होती है कि पता था हमें ए है, पर जब टिक करने लगे तो बी टिक हो गया गलती से, पता था हमें बी है, टिक करने लगे सी टिक हो गया। तो
कुछ ऐसी कैजुअल मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स हो जाती है जिससे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, है ना। तो 60% क्वेश्चंस बच्चे कर तो लेते, बट उनमें से हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चंस बच्चों के गलत भी हो जाए। तो या मतलब यही लग रहा है इस बार की 185 से ऊपर तो बहुत मुश्किल है जाना, बट अगर जाता भी है तो 180 में से 200 के अंदर ही रहेगा। 200 को शूट करना तो बड़ा मुश्किल है ना। हाँ, बट इतना कंफर्म है कि पिछले साल से तो कट ऑफ आसान जाएगी, तो सॉरी ज्यादा जाएगी। जैसे पिछले साल 173 गई थी, तो इस बार कट ऑफ 173 से तो ज्यादा जाएगी। तो इसका मतलब मैं ये बोल के चलूं कि जिसने 70 प्लस क्वेश्चंस का रखे हैं, दैट पर्सन इज ऑन द सेफ साइड। क्या लगता है कार्तिक? 70 प्लस क्वेश्चंस, 210 से जिसके ज्यादा नंबर है वो सेफ साइड पर है। व्हाट यू थिंक? हाँ सर, आराम से ठीक है। महावीर? यस सर 70 200 से ज्यादा 70 प्लस हो गया, वो तो आसान है उनके लिए, आसान है उनके लिए। ओके यस सर। सौरभ ने? सर मुझे भी सेम लगता है, क्योंकि 210 काफी ज्यादा स्कोर है। 70 तो गारंटीड है, गारंटीड है। ठीक है। सौरभ यादव? क्या पता, मूड नहीं हो रहा। ओके, शिवांश तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे भी ऐसा लगता है कि सर अगर 70 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट करे हैं, अगर उसमें से ये भी मान लेते हैं कि 10% क्वेश्चन गलत भी हुए, तो फिर 180 मार्क्स तो तब भी आ सकते हैं। तो 182, 183, तो सर वही कट ऑफ भी ऐसे लग रहा है। सेफ स्कोर की बात करो, सेफ स्कोर 70 प्लस। व्हाट यू थिंक? जिसने 70 क्वेश्चन सही करे, क्या वो अपने आप को सेफ फील कर सकता है? ये से जैसे 70 सही करे वो तो सेफ ही है। सेफ है, बस वही बात करो, सेफ मतलब वो बच्चा जो खुद को 70 कर लिया, अब मैं सेफ हूँ। ओके, सौरभ यादव तुम्हें क्या लगता है? सर जो 200 के ऊपर है वो सेफ है, सेफ जोन में। ओके, चलो ग्रेट। सो गाइस, आई होप कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें हमने शायद आधा पेपर तो डिस्कस कर ही लिया मार्क का ना, है ना। 50-60 क्वेश्चन तो हमने हर सब्जेक्ट के कुछ 5-5 कर करते हैं। 100 में से 60 क्वेश्चन तो आज आउट कर दिए हमने। तो जिसे भी बार का पेपर जानना है, इस वीडियो के थ्रू बार का पेपर तो आराम से जान सकता है, ठीक है। और लेवल सबको पता लग गया, क्या तैयारी करनी पड़ती है, नोट्स में से ही करे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की नीड नहीं है। और इस साल के लिए हम मान के चलेंगे कि 70 क्वेश्चन जिसने ठीक करे हैं, उसका आराम से इस बार बार्क में रिटन एग्जाम क्लियर हो सकता है। और मैं आप सबको बता दूं कि बार्क वाले रिटन एग्जाम को एक क्राइटेरिया नहीं मानते फॉर द फाइनल सिलेक्शन। चाहे आपका रिटन एग्जाम के अंदर लास्ट रैंक है या फर्स्ट रैंक है, आप सब उनके लिए बराबर हो। जो रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू क्लियर करेगा, उसी के इंटरव्यू के बेसिस पर ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो 100% वेटेज इंटरव्यू की होती है। तो जितने भी बच्चों ने भाग दिया है जो इस वीडियो को देख रहे हो, और आप सब 5 बच्चों को भी मेरी क्या कहते हैं, बहुत सारी प्रेयर्स है कि तुम सब बार का रिटन एग्जाम क्लियर करो और इंटरव्यू के लिए अभी से लग जाओ। जिसको लगता है कि जो 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में करके आया है, एक होप है, तो इंटरव्यू के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। बिकॉज जैसा कि मैंने कई वीडियोस में बताया है कि इस बार बार्क में वैकेंसी बहुत ज्यादा है। 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट और का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। और एक और न्यूज पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं बताऊंगा कि 1 लाख टन हम यूरेनियम का इंपोर्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इतना सारा यूरेनियम आने वाला है, 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाले हैं। तो मतलब कि हम अपना जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसको ग्रीन बनाने की पूरी प्लानिंग में है। और ये काम बिना केमिकल इंजीनियर्स के नहीं हो सकता। और केमिकल इंजीनियर को अगर बार्क लेता भी है तो वो एक ही दिन में स्किल्ड नहीं हो सकता। स्किल होने में भी 2-3 साल 4 साल लगते हैं। तो इस साल, अगले साल, उससे अगले साल बहुत सारी वैकेंसीज है। तो बहुत अच्छी न्यूज है ये केमिकल इंजीनियर्स के लिए। तो आप सब भी इंटरव्यू की तैयारी में अब लग जाओ, है ना। अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। एंड विश यू all the very best for the BARC interview. Thank you very much. Thank you sir. एक डिटेल सेशन भी लेके आऊंगा इंटरव्यू पे, जिसमें बताऊंगा कि तैयारी कैसे कैसे करनी है। जैसे मैं रिटन एग्जाम पर लेकर आया था, आप में से अगर जिसने देखा हो शायद उसको हेल्प मिली होगी रिटन एग्जाम का सेशन देखने से कि कैसे कैसे तैयारी करनी थी, ठीक है। तो इसी तरह इंटरव्यू पर भी सेशन लेकर आऊंगा, वो देखना, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। Thank you, sir. Thank you for Thank you, joining. sir.
थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड अब लग जाओ बस इंटरव्यू की तैयारी के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम एक बार फिर से ऐसी वीडियो कॉल करें इंटरव्यू के बाद, और जिससे अभी सबके चेहरे खिले हुए हैं ना कि बहुत आसान पेपर था, आसान पेपर था, ऐसे ही तुम ये बोलो कि इंटरव्यू भी बहुत आसान था। मजा आ गया देखकर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय सर। हेलो गाइस, अगर आप गेट 2023 और गेट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन विद अस। मैं और मेरी पूरी टीम आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे हमेशा रेडी रहेगी। गाइस 2022 में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा सबसे बेस्ट रिजल्ट था। टॉप 100 के अंदर 25 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे क्लासरूम के थे, और अगर मैं टेस्टरी स्टूडेंट्स को मिला लूँ तो ये नंबर 50 से ज़्यादा हो जाता है। और गाइस ट्रिपल डिजिट में तो फिर गिनती नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस आप बिल्कुल हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमारी फीस पूरे इंडिया में सबसे कम है, एंड दैट इज ओनली 35,695। बट गाइस इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ 32,000 ओनली। ठीक है, सो गाइज यूज द कोड अंकुर लाइव, सेव द मनी एंड गेट माय पर्सनल गाइडेंस। जी हाँ, मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए और डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे यू विल ऑटोमेटिकली एनरोल फॉर माय पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, और मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ अगर आपको एक और हेल्पिंग हैंड चाहिए तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हो, जिसकी पेमेंट आपको डिस्काउंट के बाद पड़ेगी सिर्फ 57,000 रुपीज़। क्या क्या फायदा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके अलावा गाइस हमारी स्पेशल क्लासेस चलती रहती है, तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की कोई स्पेशल क्लास नहीं देखी है सो मस्ट वॉच द स्पेशल क्लास। हम स्पेशल क्लासेस के अंदर आप एजुकेटर से बात कर सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो, कोई भी स्पेशल क्लास कभी मिस नहीं करते, आप कभी भी देख सकते हो अपने टाइम पे, एनी टाइम एनीवेयर। आपको स्पेशल क्लास के लेक्चर के नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, और हम स्पेशल क्लास में लर्नर्स के लिए पोल भी करते हैं। ठीक है, ये मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस के फ्री लिंक्स हैं। एंड गाइस अनअकैडमी के ऊपर मैं क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ वो है मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस, आईपीसी, मैकेनिकल ऑपरेशन, पीडीई, एनसीटी। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब होते हो तो गाइस आपको ये सारे सब्जेक्ट्स, ये 6 सब्जेक्ट्स मुझसे करने हैं इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर सब्सक्रिप्शन बेनिफिट। और गाइस इसके अलावा डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चलते रहते हैं, आप अनअकैडमी वेबसाइट पर जाकर और स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइस ये हमारे कुछ रैंकर्स हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स की है। और गाइस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको बता रहा था कि आइकॉनिक में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है, तो प्लस के जो फीचर्स है वो तो आइकॉनिक के अंदर आपको मिलेंगे ही। आइकॉनिक में अलग से क्या मिलेगा गाइस, अलग से हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल आपको आइकॉनिक के अंदर प्रोवाइड होगी। 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड होगा। स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्रोग्राम्स, स्टडी बूस्टर सेशंस आपको आइकॉनिक में दिए जाएंगे। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग आपको आइकॉनिक के अंदर दी जाएगी, एंड लाइव ऑडियो इंटरेक्शंस होगी एजुकेटर्स के साथ ड्यूरिंग द ओपन हाउस। ये सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक प्लान के अंदर मिलेंगे। तो गाइस मस्ट गो फॉर द आइकॉनिक प्लान बिकॉज आइकॉनिक प्लान इज द बेस्ट with the code ANKUR073 or ANKUR live because that is the code that will help you to crack the GATE 2023 with a very good rank। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया फ्री फिजिकल नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप गेट आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा का। ठीक है, एंड गाइस रैंकर समिट होता रहता है, जिन्होंने गेट में अच्छे रैंक लाए थे हम उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, तो हर शनिवार आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस, सो ये मैंने आपको फीचर्स बताई दिए आइकॉनिक के, लाइव मेंटरिंग, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आस्क इट आउट सेशन, लाइव डाउट क्लियरिंग, स्टडी बूस्टर, ओपन हाउस एजुकेटर्स, कम्युनिटी लर्निंग एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको इसमें मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप अभी तक मुझसे कनेक्टेड नहीं हो ऑन द टेलीग्राम तो आप कनेक्ट हो सकते हो थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये लिंक है, गूगल पे लिंक डालना और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।